आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। वैसे अभी तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप 9th क्लास में, 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। हम ये कहते हैं कि अभी सर्कल्स वाला चैप्टर हमने मैथ्स में करा नहीं है ना, सर्कल्स वाला चैप्टर भी करा नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम किसी भी सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी मुझे यहाँ पर। जैसे हम कभी भी किसी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में एक चीज़ होती है सेंटर उसका, और एक होता है उसका रेडियस। ये रेडियस होता है। अच्छा, उसके बाद हम सर्कल में देखते हैं कि सर्कल में तीन अलग अलग तरीके की लाइंस बनाई जा सकती हैं। कैसे? एक लाइन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल को टच करके एक लाइन ऐसे आर पार निकल जाए, ठीक है, तो कहाँ पॉइंट, एक तो इस पॉइंट पर टच कर रही है और एक इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो दो पॉइंट्स पर टच कर रही है लाइन, और वो टच करके ऐसे आर पार निकल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं सीकेंट। SECANT, सीकेंट बोलते हैं इसको। अच्छा, इसी तरीके से हम ये कहें कि अगर सर्कल में कोई एक लाइन अंदर ही बनी रहे तो, और दो पॉइंट्स पर टच करें, तो इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। ठीक, ये सीकेंट आपने करा नहीं होगा, कॉर्ड आपको पता होगा। ठीक, लेकिन एक चीज़ और है जो मैं बताता हूँ कि जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल पर टच करते हुए अगर कोई लाइन जा रही है ना, एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करते हुए अगर कोई लाइन जाती है तो उसको हम बोल देते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये है टेंजेंट। नमस्ते। इसको कहते हैं टेंजेंट। तो रेडियस, जैसे यहाँ पर हमने रेडियस बनाया, अब मान लीजिए मैंने इस पर सर्कल पर एक टेंजेंट बना दिया, तो जिस पॉइंट पर रेडियस और टेंजेंट टच करता है ना आपस में एक दूसरे को, जिस पॉइंट पर वो टच करते हैं, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री बनता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कभी भी कोई सर्कल है तो सर्कल में हम रेडियस बनाएंगे। रेडियस कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट, कहीं पर भी बना सकते हैं रेडियस। तो हमने बहुत सारे रेडियस अगर सर्कल में बनाए, तो कितने भी आप रेडियस बनाएं, जहाँ पर वो रेडियस टच करेगा उस पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट बोल देते हैं। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ? तो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमती है। ठीक है, दो बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, एक तो न्यूटन और एक कैपलर। तो कैपलर ने ये बताया था कि जो प्लैनेट्स है ना, वो प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है? सर्कुलर का तो हमें मतलब पता है, सर्कल। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है? एग देखा है, एग। तो एग की शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सरकमफ्रेंस होती है, उसको हम एलिप्स बोल देते हैं। तो कैपलर ने ये बोला था कि प्लैनेट्स जो है ना वो इस तरीके से ऑर्बिट लेते हैं, ऐसे घूमते हैं, इस पाथ में ऐसे घूमते हैं। और न्यूटन ने ये बोला था कि वो सर्कल में घूमते हैं। ठीक है, तो कैपलर्स लॉ जो है वो तो अपने सिलेबस में है नहीं, न्यूटन्स लॉ हमने करा जो ये खोल देना एक बार, शायद खुल नहीं रहा है, खुल गया, खुल गया। ठीक है, तो वो हमने देखा। तो न्यूटन के हिसाब से क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में गोल 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 घूमते रहते हैं। अब ये तो सन है, और सन के चारों तरफ एक पाथ है, उस पाथ में सर्कुलर पाथ है, उस पाथ में जो सैटेलाइट्स हैं वो घूमती रहती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो सन है ये सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट को होल्ड किसने कर रखा है? सन ने। ठीक है, तो ये एक ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमने एक पत्थर लिया और पत्थर को धागे में बांध दिया, और धागे में बांधने के बाद हम उसको गोल 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 घुमाते जा रहे हैं। ठीक है, वो कब तक गोल गोल घूमता रहेगा? जब तक हम फोर्स लगाए बैठे हैं, हम जब तक उसको रोक रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो फोर्स लगा रखी है वो कहाँ लगा रखी है? हम अगर छोड़ेंगे तो पत्थर निकल कर जाएगा बाहर, तो हमने उसको सर्कुलर पाथ से बाहर जाने से रोक रखा है। जो हमने पकड़ रखा है उसको, जो धागे से हमने उसको पकड़ रखा है, एक पत्थर है हमारे पास, उस पत्थर में हमने धागा बांध रखा है, उसको ऐसे गोल 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 घुमाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो निकल कर भाग जाएगा ना कहीं पर भी अगर हम फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो। इसका मतलब अगर कोई दूर से हमको देखे तो उसको दूर से ये दिखाई देगा कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट है गोल गोल, और इस बंदे ने उसको ऐसे पकड़ रखा और वो ऐसे गोल 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 चक्कर काट रहा है। ठीक है,
तो उसको वो सर्कुलर मोशन दिखाई देगा उस पत्थर का, ठीक। वही चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सन है तो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है। सैटेलाइट की बात करें, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, सॉरी मैंने सन गलत बना दिया, मेरे को अर्थ बनाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अर्थ है ना। तो भाई अर्थ जो है, अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो हमने ये कहा कि ये ऐसा नहीं हो गया जैसे ये सैटेलाइट का जो पाथ है उसका रेडियस ऐसे नहीं हो गया। और फिर हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, इस पॉइंट पर सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, या सैटेलाइट पर जो फोर्स लग रहा है वो एक फोर्स तो हमने ऐसे लगा रखा है, ये तो हमने फोर्स लगा रखा है ना, हमने एक्चुअली अर्थ ने लगा रखा है ना फोर्स, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर लिख देते हैं उसको, या एफ लिख दो, चलो सिंपली एफ लिख दिया। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। जब भी कभी हम किसी इंस्टेंट की बात करते हैं ना, तो किसी इंस्टेंट पर जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, ये पता है सभी को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हमने ये देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए हम पत्थर को ही ऐसे घुमा रहे हैं, हमने यहाँ पर फोर्स लगा रखा और हमने उसको छोड़ दिया, तो जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद ऐसा थोड़ी है कि पत्थर गोल गोल घूम रहा हो और उसके पीछे पीछे वो धागा भी लिपटा हुआ गोल गोल घूम रहा हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। पत्थर जाता है एकदम सीधा, ठीक है। कभी भी आप देखिएगा पत्थर को ऐसे घुमाएं किसी धागे में लपेट कर, उसको तभी के तभी छोड़ दो, आप वहीं छोड़ दो बस। तो वो जिस पॉइंट पर होगा, ऐसा हो सकता है कि पत्थर बिल्कुल ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है कि पत्थर ऐसे चला जाए, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट पर उसको छोड़ा, ठीक है। अगर आपने उसको यहाँ पर छोड़ दिया कि पत्थर यहाँ पर था और आपने उसी इंस्टेंट पर छोड़ दिया, तो ये पत्थर ऐसे जाएगा सीधा सीधा जाएगा, कभी भी ये कर्वीलीनियर पाथ मतलब रोटेशनल पाथ फॉलो नहीं करेगा। उसका रीज़न यही है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन फॉलो करता है तो हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल मतलब सर्कल के आउटर बाउंड्री को टच करती हुई स्ट्रेट लाइन। और भाई टेंजेंट ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आप कहीं पर भी देखें, आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ पर देखूंगा सैटेलाइट यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, तो भाई फोर्स तो तब भी ऐसे ही लग रही है, फोर्स तो तब भी ऐसे ही अंदर की तरफ लग रही है। इस टाइम पर भी देखेंगे तो सैटेलाइट की डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटली अगर ये फोर्स ख़त्म हो जाए तो सैटेलाइट की डायरेक्शन ये है, यानी कि यहाँ पर भी ये रेडियस है और ये 90 डिग्री, ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस एट एनी इंस्टेंट, नोट करें सभी बच्चे और ये डायग्राम बना लेना, सिंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ रोटेशन, since at any instant of rotation at any instant of rotation of a satellite since at any instant of rotation of a satellite around the earth comma the direction of satellite's motion is tangential to the circular path, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन क्यों होगा, वो होता है, ठीक है ना। वो चीज़ आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूछा जाए तो उसमें बताएंगे, यहाँ नहीं बताना आपको वो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, सो एंगल बिटवीन the gravitational force angle between gravitational force between earth and satellite
एंड सैटेलाइट्स मोशन इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको बतानी है, हमेशा याद रखनी है। मैंने वो टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको इस वजह से बताया क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई है। आपको टेंजेंट का अभी शायद पता नहीं होगा, और अगर पता होगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी कि अगर सर्कुलर पाथ में रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है, जो अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो खींच रहा है अपनी तरफ, और वो जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उस इंस्टेंट पर अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका ऐसे रहेगा। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं ना, तो सर्कुलर पाथ में आप कभी भी अपनी साइकिल अगर आप चला रहे हैं, तो आपको कभी भी साइकिल का हैंडल आप सीधा नहीं रख पाएंगे। अगर सीधा रखेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहोगे कि अरे मेरी तो साइकिल अब इस सर्कुलर पाथ में आ गई है, ये तो पाथ ही सर्कुलर रिंग है, पूरे ग्राउंड के चारों तरफ सड़क बनी हुई है। ठीक है, तो आप हमेशा कभी भी नोट करना, आपका हैंडल हमेशा हल्का सा टिल्टेड होगा। और कहाँ पर टिल्टेड होगा? सेंटर की तरफ। सेंटर किसका? मान लीजिए सर्कुलर एक पार्क है और आप इसके कोनों पर साइकिल चला रहे हैं, तो अगर आप स्ट्रेट हैंडल कर लेंगे ना, तो आप सीधे ही चले जाएंगे। आप सीधे चले जाएंगे और आप धीरे धीरे क्या होगा, सड़क से नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, आपको हल्का सा हैंडल टिल्ट करना ही पड़ेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम चेक करें, तो किसी भी इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे जाता है, टेंजेंशियल जाता है। समझ गए? ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, तो हम ये कहेंगे, अच्छा ये जो मैंने लिखा है, अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत बनाते हैं, पेपर में आते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें जो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं। ये डायग्राम जरूर बना देना, ये 90 डिग्री वाला मेंशन कर देना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा उसको मेंशन कर देना। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो वर्क डन कुछ होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस 90, ठीक है, और कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, आगे चलते हैं फिर। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट can there be displacement of an object can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? In the absence of any can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Question mark. Think. And discuss. ये दे रखा है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगी नहीं रही है, तो क्या उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हमको ये बताना है। लगता तो ऐसे ही है कि भाई नहीं होगा।
और कुछ सोचो और बताओ। हाँ, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? उस पर अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आंसर लिखना है इसका यस। आंसर लिखिएगा यस और रीजन लिखेंगे वी नो दैट F is equal to mass into acceleration. We know that F is equal to mass into acceleration, ये है। तो if F is equal to 0, यही तो है, and there be displacement of an object in the absence of any force acting on it। अगर कोई उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब फोर्स कितनी है ही नहीं, एक्ट नहीं कर रही है, यानी कि जीरो है, फोर्स जीरो है। फोर्स अगर जीरो है तो इट इम्प्लाइज दैट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए, ये जीरो के बराबर है। ठीक है, दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर कब होता है? या तो दोनों ही टर्म जीरो हो, या दोनों में से एक टर्म जीरो हो, या दोनों में से एक टर्म जीरो हो। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट, तो भाई ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ ना कुछ होगा, ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे एम कैन नॉट बी जीरो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम ये कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भैया फिर फोर्स किस पर लगाओगे? ऐसी हवा में कहीं भी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ भी मास होगा, चाहे बहुत जरा सा मास हो, पर मास जरूर होगा उसका। मासलेस ऑब्जेक्ट नहीं होता कहीं पर भी। तो एम कैन नॉट बी जीरो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ये बताइए, ये समझ गए? तो मास इंटू एक्सेलरेशन अगर जीरो के बराबर है तो इसका मतलब आइदर एम शुड बी जीरो और ए शुड बी जीरो। एम तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर ए ही जीरो होगा, तभी तो एम इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, विच इंप्लाइज दैट आइदर द बॉडी is at rest or moving with uniform velocity। either the body is at rest और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो या तो बॉडी रेस्ट में है और या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये चीज़ है। तो इसका मतलब बॉडी जो है वो या तो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो हमने कह दिया कि हाँ ठीक है नहीं मूव कर रही है। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स जीरो है, और फोर्स जीरो है लेकिन बॉडी तो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में। तो ये चीज़ है, बताइए जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे समझते हैं ना क्या होता है? भूसा। अ पर्सन, क्या हो गया? अरे सर मैंने भूसा बोला, फिर आपने भूसा बोला, फिर मैं कुछ करने लग गई, फिर लोग नहीं लगे, फिर मुझे हंसी आ गई। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes. Over his head for 30 minutes and gets tired.
and gets tired. Full stop. Full stop. Has he done some work or not? Has he done some work or not? Question mark. Justify your answer. जस्टिफाई योर आंसर. आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है. अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स. तो एक पर्सन है, उसने अपने सर पर भूसे की जो बोरी है या बंडल है पूरा वो उठा रखा है और आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक उठा रखा है. उसके बाद फिर वो थक जाता है. तो जब वो थक जाता है तो क्या उसने कुछ काम किया या नहीं करा? ठीक है, कुछ भी नहीं करा. क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा है कि वो पर्सन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, या पर्सन कहीं मतलब लगातार अगर मतलब फोर्स लगा रहा हो ना, और वो जो बंडल है वो बंडल जो है अगर उस बंडल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. देखिए फोर्स तो उसने लगा रखी है बंडल में, तभी तो वो उठा रखा है ना उसने, तभी तो ताकत तो लगा रखी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है कुछ भी क्योंकि यहीं रखा हुआ है. अगर वो डिस्प्लेस कर रहा होता कुछ तब तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में द पर्सन is continuously applying a person is continuously applying force on the bundle in the upward direction to hold it. उसको होल्ड करने के लिए वो उसको कंटिन्यूसली एक फोर्स लगाना पड़ रहा है. ठीक है ना, टू होल्ड इट. अच्छा, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बंडल. So work done is equal to force into displacement. तो यहाँ कोई एंगल वाला तो चक्कर है नहीं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लिख दो. ठीक है, या फिर आप एफ एस कॉस 0 डिग्री लिख सकते हो. क्यों? इसने सर पर वजन रख रखा है, एक पर्सन ने सर पर वजन रख रखा है, सर पर वजन रखा हुआ है और इस पर ये फोर्स लगातार ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है. अगर ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन है. दोनों का एक ही डायरेक्शन है. जब दोनों का एक ही डायरेक्शन है तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री. भाई अगर मान लीजिए एक तो ये है कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका भी डायरेक्शन यही है और मेरा हाथ है इसका भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों के बीच में एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना. तो जब एंगल बन ही नहीं रहा है तो फिर 0 डिग्री हो गया ना, एंगल 0 डिग्री हो गया. तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो f इंटू एस cos 0 की वैल्यू हो गई 1, है ना. और क्या दे रखा है? बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बंडल, तो s की वैल्यू लिखो 0, ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस s इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं. ठीक, तो 0 वर्क डन. जीरो वर्क डन, ये हो गया. बताइए जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 तो अच्छा ये तो है नहीं सिलेबस में, किलोवाट आवर ये तो है नहीं, ये भी छोड़िए. एक और क्वेश्चन लिखेंगे.
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m an object of mass m is moving with a constant velocity v is moving with a constant velocity v, full stop. How much work should be done on the object? How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? तो आप ये देखिएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस अगर एक एक बार कर रखे हैं, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ ए, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको एकदम से देखते ही आपके दिमाग में आता है कि हमने एक क्वेश्चन ये करा था कि एक कुली है, वो सामान अपने सर पर लेकर चल के जाता है, ठीक है। तो आप कहीं वो वाला कंसेप्ट ना लगा दें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो हम एफ एस कॉस 90 करके और उसको जीरो करके दिखाएंगे, जबकि यहाँ पर ये तो जीरो है, कॉस जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये शो करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस वजह से हमारा वर्क डन जीरो हो रहा है। वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, फोर्स उस केस में क्या है कि किसी ने कुली ने सर पर सामान रख रखा है, तो वो फोर्स तो ऐसे लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन चल रहा है ऐसे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगी हुई है, तो फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो वहाँ पर आप ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू है, फोर्स की तो वैल्यू है ही, क्योंकि फोर्स तो वो लगा ही रहा है ना, लेकिन एंगल 90 डिग्री है और कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो, तो इसकी वजह से टोटल वर्क डन हमारा जीरो आ जाता है उस केस में। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो आधे से ज़्यादा बच्चे इसको लिख कर आएंगे कि नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कैन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि फोर्स जीरो, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो सर अगर मैं अपने ऊपर कुछ वेट लेके चल रही हूँ और तो फिर वर्क डन जीरो होगा। हाँ, तो सर इस हिसाब से तो एटमॉस्फेयर का हमेशा हमारे ऊपर प्रेशर होता है, तो कभी भी कुछ वर्क डन नहीं हो रहा। नहीं, एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया है प्रेशर का फॉर्मूला, उसमें कहीं पर वर्क का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वर्क करने के लिए तो हम ये देखेंगे ना कि उसने हम पर जो प्रेशर लगाया, और प्रेशर लगाने के बाद में हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। एक्चुअली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो लग ही रहा है जब प्रेशर लग रहा है, तो ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वर्क डन तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कभी ऐसा थोड़ी होता है कि हम दब गए, हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है हम दब गए, कभी भी ऐसा नहीं होता। दबने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर प्रेशर लगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, हम छोटे रह गए। भाई आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए आज ना मैं बैठ बैठ कर चल रहा हूँ, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, तो ऐसा कभी होता नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है कि आदमी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो एक ऑब्जेक्ट है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ में चल रहा है,
ठीक। अच्छा, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब क्या है इसमें, इफ एन ऑब्जेक्ट of mass m, if an object of mass m if an object of mass m is moving with a constant velocity, if an object of mass m is moving with a constant velocity v, then is moving with a constant velocity v, then it possesses a kinetic energy equal to हाफ एम वी स्क्वायर। ये बताइए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो उसका मास m है और वो एक वेलोसिटी v के साथ में लगातार चलता जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये सभी को समझ में आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब भाई अगर वो हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी के साथ में चल रहा है और उसको हमें रोकना है, तो हमें उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा सॉरी, बताइए हमें क्या करना है, उसकी एनर्जी को ख़त्म करना है। उसकी एनर्जी कैसे ख़त्म करेंगे, जितनी उसके अंदर एनर्जी है उतनी एनर्जी लगा दो रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, जितनी उसके अंदर एनर्जी है उतनी रिवर्स डायरेक्शन में। हाँ, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई एक्चुअली, वो क्या हुआ कि आपने एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में लगा दी, तो एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में लगा दी और रुक गया। मतलब कुल मिलाकर हम तो बड़े ज़ोर शोर से तैयार होकर खेलने के लिए जा रहे थे बड़ी एनर्जी के साथ में, ठीक है, और घर के दरवाजे तक पहुँचे थे, या तो पापा मिल गए या मम्मी मिल गई। उन्होंने कहा पढ़ता तो तू कुछ है नहीं, नंबर तेरे कुछ आते नहीं, नालायक तू एक नंबर का है। मतलब अगर डायलॉग पर डायलॉग डायलॉग पर डायलॉग सुनाते गए तो धीरे धीरे जो आपकी एनर्जी थी वो डाउन 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 होती चली गई, और देन यू कम टू रेस्ट कि अब तो मैं कहीं जा ही नहीं रहा, अब तो मैं यहीं बैठूंगा, ठीक है। और ये वही वाली कहानी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी के साथ में चल रहा है तो उतनी ही एनर्जी वापस आपको लगानी पड़ेगी। नोट करें इसमें लिखिएगा, इट पोजेसेस अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो an equal amount of work has to be done, an equal amount of work has to be done, that is half mv square to bring it to rest in opposite direction। बताइए समझ गए, एनर्जी जीरो हो गई क्या इसमें, ये बता दो, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, कैसे नहीं हुई है डिस्ट्रॉय, काइनेटिक एनर्जी थी। हमने यही तो देखा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही होता है ना। तो ऐसा है, एक स्कूटर चलता हुआ आ रहा है बड़ी तेज़ी से, ठीक है, और हमने क्या करा कि हमने कोई और उस पर फोर्स लगाई जिससे वो लगातार रुकता चला जाए, ठीक। तो हमने इधर से फोर्स लगानी शुरू करी, हम मतलब कोई इंसान नहीं खड़ा हुआ, इंसान को तो उड़ा देगा स्कूटर, ठीक है। मतलब इधर से हमने कोई भी एक तरीका लगाया जिससे हमने फोर्स लगाते गए। वो फोर्स क्या हो सकती है, वो फोर्स ये हो सकती है कि एक कोई वायर है, जो वायर उसमें बंधा हुआ है, तो वायर उसमें बंधा हुआ है तो लगातार हम उस पर
खींचते जा रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में खींचते जा रहे हैं, लेकिन वो तब भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम उस पर खींचने का जो फोर्स है वो लगाते जा रहे हैं, पीछे से उसको होल्ड कर रखा है, लगाते जा रहे हैं, एक इंस्टेंट पर आकर वो रुक गया। रुक गया यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन अभी इंजन में से आवाज़ आ रही है ना, बहुत तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो बहुत तेज आवाज़ आ रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है वो सारी की सारी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि वायर को छोड़कर तो देखो जरा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जरूर खत्म हुई है। काइनेटिक एनर्जी जब भी डिस्ट्रॉय होती है या खत्म होती है ना, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये ऐसा है, ठीक है। नहीं नहीं पॉसिबल है। हाँ, अच्छा, कुछ और एग्जांपल बता रहे हो? हाँ, जैसे कभी बास्केटबॉल खेलते हैं तो दीवार पे मारते हैं तो वापस उसी जगह पे वापस आ जाती है। तो हाँ, अगर आगे दीवार ना और उनसे बहुत ही ज्यादा तेज मतलब हाँ, पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर तेज फेंकूं तो फिर क्या होगा, ऐसे घूम के वापस मुझे पीछे से लग जाएगी घूमकर वापस, पीछे। मतलब पूरा अर्थ का वो चक्कर काट के वापस आ जाए और फिर लगे ठक से, ठीक है। हाँ जा, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ पूछी है ये ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है, और होगा तो ऐसा ही, होगा तो ऐसे ही, लेकिन उसके लिए आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा? अरे पूरे 24 घंटे, 5-6 दिन का क्या मतलब है? 24 घंटे के बाद ही तो अर्थ अपनी उसी सेम पोजीशन पर आती है, ठीक है ना। तो एक दिन तक खड़े रहो यहाँ पर, आ रही है बॉल, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, फिर आकर पीछे से लगेगी ठक से, है ना। हाँ भाई हाँ, मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हुआ। तो है क्या कि वो लगेगी कब? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ठीक। अगर कोई मोशन में है, एंड कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until some external forces applied on it। तो अगर एटमॉस्फेयर खत्म कर दिया जाए, एटमॉस्फेयर खत्म करने का मतलब क्या है कि अगर एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दिया जाए तो वो कभी रुकेगी ही नहीं, वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, ठीक है। वो शक्तिमान की तरह। शक्तिमान देखा था? शक्तिमान आप लोगों ने देखा, नहीं देखा होगा शायद। हाँ वो घूमता जरूर है, वो घूमता है और वो गंगाधर बनता है, वो गंगाधर, गंगाधर को भी देखा होगा। अरे एक तो मीम भी चलता है कि आज समझ में आया गंगाधर ही शक्तिमान है, वो तो मीम भी आता है उस पर, चलो खैर छोड़ो। उसमें ये दिखाते हैं कि वो खड़ा हुआ है वहाँ पर, वो किसी ना न्यूज़ एजेंसी में काम करता है, हाथ में उसके एक बैग है, उस पर बैग पर उसका पूरा लंबा चौड़ा नाम लिखा हुआ है, पंडित गंगाधर मायाधर पता नहीं क्या क्या शास्त्री, पूरा लंबा नाम लिखा हुआ है। कि कहीं हमारा ये बैग कहीं खो जाए, तो दांत उसके बाहर निकले हुए हैं ऐसे, वो बिल्कुल लल्लू सा लगता है वो बिल्कुल। तो फिर ये होता है कि नहीं कहीं पर कोई मुसीबत में है तो अब मेरे को शक्तिमान का गेटअप लेना पड़ेगा। तो वो हाथ में बैग होता है, वो बैग को फेंक देता है ऐसे ऊपर, ठीक है, बैग को फेंक देता है और फिर बैग वापस ही नहीं आता। फिर वो शक्तिमान बन जाता है, अपना सारा काम वाम सब कंप्लीट करके आ जाता है, ठीक है। जिसको बचाना है, कोई बच्चा छत से गिरने वाला है, किसी ने गुंडे ने किसी को किडनैप कर लिया, उसको छुड़वा देता है, छुड़वाने के बाद वापस आता है, वापस आके वो घूमता हुआ टक 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 घूमता हुआ आता है वापस वहीं पर, और घूमते घूमते पता नहीं कपड़े भी कैसे बदल लेता है और गंगाधर की वेशभूषा में वापस आ जाता है, ठीक है। और वापस आते ही हाँ फिर ऐसे खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद में हाथ यूँ करता है तो ऊपर से आता है बैग, ठीक है, बैग कैच कर लेता है। फिर बैग पर ना प्रिंट होता है, कुछ टाइप आता है, टक 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 टक, जैसे प्रिंटर हो, प्रिंटर काम कर रहा हो, उस पर लिखा हुआ आता है दोबारा चांद पर फेंका गया तो वापस नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ आता है उस पर, ठीक है। तो इतनी देर में वो इस काम को निपटा कर आ जाता है। तो शायद एस्केप वेलोसिटी पढ़ा है आपने? एस्केप वेलोसिटी नहीं, एस्केप वेलोसिटी कभी जब मतलब साइंस का सिलेबस पूरा हो जाएगा तब कराऊंगा तसल्ली से, मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कभी सोचा है कि सैटेलाइट जो लॉन्च होती है वो, जैसे पिछले साल या शायद पिछले से पिछले साल चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था उसका, ठीक है। तो चंद्रयान-2 के थ्रू उन्होंने एक सैटेलाइट भेजी थी, एक सैटेलाइट भेजी थी ना, जो मतलब जो मून के साउथ पोल पर अब एग्जिस्ट करती है सैटेलाइट, वो इंडियन सैटेलाइट है, और किसी कंट्री की सैटेलाइट नहीं पहुंची वहाँ पर साउथ पर। तो साउथ पर पहुंचने वाले, मून के साउथ पर पहुंचने वाले हमारा जो देश है वो पहला देश बन गया है। तो कभी सोचा वहाँ पर जाकर क्या कोई उसको फिक्स करता है, नट बोल्ट से टाइट कर देता है कि भाई तुझे यहीं रहना है, वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है। तो तसल्ली से कभी बताऊँगा कि वो फ्लोट कैसे करती है उसी जगह पर, सैटेलाइट जहाँ पर आपने भेजी है वो वहीं पर कैसे रहती है और हमेशा वहीं क्यों रहेगी। हाँ नहीं, पेट्रोल कब तक आएगा? पेट्रोल कब तक आएगा?
तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया। चलो अब फालतू की बातें बंद करते हैं, आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन नोट करें, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन calculate the work required to be done, calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kilogram to stop a car of 1500 kilogram moving at a velocity of moving at a velocity of 60 kilometer per hour. Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kilogram moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हाँ जी, मास कितना दे रखा है कार का? 1500 किलोग्राम। वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ये बताइए, क्या वेलोसिटी की एसआई यूनिट है किलोमीटर पर आवर? क्या होती है? मीटर पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट करें? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 60 इंटू 5/18, तो 6 3 ज़ा 18 और 6 10 ज़ा 16, तो ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। तो मास है हमारे पास, अब वेलोसिटी है हमारे पास। एक कार है जिसका मास है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी है हमारे पास, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1500 मल्टीप्लाइड बाई 50/3 का होल स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1500 मल्टीप्लाइड बाई 50/3 इंटू 50/3। तो भाई 3 से तो ये कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो ये 500 हो गया। हाँ, और उसके बाद अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो 225 ज़ा 50 इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे? 50 इंटू 500 करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25 भाई, 5 5 ज़ा 25, उसके आगे 1 2 3 3 0 1 2 3, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 25/3। ठीक, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो अब जरा देखिएगा, ये भी 25 है, ये भी 25 है। 25 ज़ा 625, 625, 25 इंटू 25 is 625, और आगे 3 0 लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 ज़ा 6, फिर 3 0 ज़ा 0, फिर 3 8 ज़ा 24, 25 माइनस 24 इज 1 1 0 10, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज 1 1 0 10, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज अगेन 1
1 0 10, 3 3 जाना है तो 3 3 आ गया, और ये 3 3 3 3 आता चला जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 208,333.33 जूल। ठीक है, तो अगर कोई कार इतनी एनर्जी के साथ में चल रही है तो इतना ही अमाउंट करना पड़ेगा वर्क का, वर्क इतना ही करना पड़ेगा तब जाकर वो रुकेगी। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे सो एन इक्वल अमाउंट, अभी अभी इससे पहले यही वाला क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर किसी की कुछ काइनेटिक एनर्जी है और हम उसको रोकना चाहते हैं तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही आपको उस पर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा तब जाकर वो रुकेगी। समझ गए? ठीक है, सो एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क 208,333.33 joule has to be done to stop it, has to be done to stop it। बताइए भाई, क्लियर है देवांग? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है जी वर्क एंड एनर्जी, और संडे के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, संडे को इसका टेस्ट है वर्क एंड एनर्जी का, बताया था मंडे को, बोला था। ठीक है, मंडे को, ठीक है ना, मंडे का फाइनल रखते हैं, मंडे को इसका टेस्ट है। फिर आज क्या है, थर्सडे है, फ्राइडे है? आज थर्सडे है, चलिए मंडे को करते हैं। है बेटा? अरे जितना करा है उतना तो करके आना ना प्रिपेयर, ठीक है, जितना करा है उतना प्रिपेयर करके आना। ट्रायंगल्स में दोबारा करवा दूंगा, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल तो चल रहे हो ना पकड़ कर साथ साथ, जितना मैं कराता जा रहा हूँ साथ साथ एक बार ना दोबारा उन क्वेश्चंस को करो, ठीक है, पक्का हो जाएगा। ओके, चेक क्लास की लिखी चेक गलती से तुमसे मैंने रोक दिया, कल दिखा जैसे चेक हो जाएगी बता देना। और फिर उसके बाद दिवाली की छुट्टी हो गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट मान लो, खुद बता देना, तुमको अपने आप ही बता देना। Good evening.